हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि कल जब मैंने आपको समास का एक प्रैक्टिस सेट दिया था, उसमें एक प्रश्न आया हुआ था, बहुब्रीहि समास के कितने प्रकार होते हैं, ये एक प्रश्न था। और मुझे उसी समय एकदम रिमाइंड हुआ कि बहुब्रीहि समास के प्रकार अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, द्वंद्व और तत्पुरुष के हो चुके हैं इसके पहले हालांकि। तो चलिए यहाँ पे हम आज फटाफट से, बहुत ही छोटी सी वीडियो है और डिटेल से और अच्छे से देख लेंगे कि बहुब्रीहि समास के कितने प्रकार होते हैं। कल जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुब्रीहि समास के 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन में आपके मैंने 4 जो है वो सही टिक लगवाया था। अब कहीं वहीं पे आपको क्या मिलेगा, ये चीज़ें मैं क्लियर इसलिए कर देती हूँ क्योंकि कई तरह की बुक में मैं अलग अलग जब देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आप तो पर्टिकुलर कोई एक बुक से ही पढ़ेंगे और हो सकता है कि इसमें ये चीज़ दिखो। तो आपको कुछ बुक्स में 3 प्रकार मिल जाता है। यहाँ पे वो चौथा प्रकार जो होता है वो व्यतिहार बहुब्रीहि होता है। कल मैंने ये चीज़ बता दी थी, आज हम उसको डिटेल से भी देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो जो सबसे पहला प्रकार है और सबसे प्रसिद्ध प्रकार है बहुब्रीहि समास का, वो है समानाधिकरण बहुब्रीहि। तो इसमें क्या होता है, ये सॉरी ज लग गया है, जब समास में दोनों या सभी पदों में समान विभक्ति होती है। यानी कि देखिए, समास का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक पद होंगे, वहाँ पे उनका मिले होंगे एक साथ। तो जब सभी पदों में एक समान विभक्ति प्रयुक्त होगी तो वहाँ पे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होगा। नाम से ही समझ में आ रहा है, समानाधिकरण बहुब्रीहि, समान अधिकरण बहुब्रीहि। ठीक है, तो समान वर्ड से आप समझ जाइए समान विभक्ति होनी चाहिए। कुछ उदाहरण देखेंगे जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और डिटेल से समझेंगे इसको। नीलकंठ। अब आप देख रहे हैं नीलकंठ में ये 2 शब्द आते हैं, एक नील आता है, एक कंठ आता है। जब आप इसका लौकिक विग्रह करते हैं या फिर समास विग्रह करते हैं, विग्रह कितने प्रकार के होते हैं समास के? 2 प्रकार के, लौकिक अलौकिक, है ना। तो ये बनता है नीलः कंठ यस्य सः। नीलः कंठ यस्य सः, यानी नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है वही विभक्ति इसमें भी प्रयुक्त हुई है, यानी दोनों पदों में समान विभक्ति है, नीलः कंठ। तो इस यहाँ पे कौन सा समास हो गया? समानाधिकरण समास हो गया। और उदाहरण देखते हैं, ये तो आपका दशाननः। तो यहाँ जब आप इसका विग्रह करिएगा तो ये बनेगा आपका दशानी आन नानी यस्य सह। अब देखिए, आनी आनी, देखिए दोनों में समान विभक्ति प्रयोग की गई है, तो ये समास भी आपका हो जाता है समानाधिकरण। उदाहरण के लिए आप और एक देख सकते हैं, लंबोदरः, यानी लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश भगवान। तो लंबम उदरम यस्य सह। तो देखिए दोनों में जो है समान विभक्ति प्रयुक्त हुई है। कुछ और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पीताम्बरः, पीताम्बरः भी जो है इसी का एग्जाम्पल हो जाता है। चलिए देख लेते हैं हम दूसरे प्रकार का बहुब्रीहि समास, व्याधिकरण बहुब्रीहि। ये जो आपका दूसरे प्रकार का होता है, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल समानाधिकरण का उल्टा, अपोजिट आप मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति प्रयोग होती है। यानी कि अगर एक समान विभक्ति प्रयोग हुई तो समानाधिकरण हो गया, और अगर अलग अलग हुई तो व्यधिकरण बहुब्रीहि समास हो जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए, आप पहचानेंगे कैसे? अब आपको जब ये विग्रह पता चलेगा, विग्रह याद होगा, तभी आप गैस कर पाएंगे, या फिर विग्रह दिया होगा तो आप गैस कर पाएंगे। चक्रपाणि इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। चक्रपाणि, जब इसका विग्रह करिएगा तो बनता है चक्रम पाणौ यस्य सः। ठीक है, यानी कि चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। अब आप देखिएगा 2 शब्द है, चक्र और एक पाणी। तो इसमें चक्रम, इसमें पाणौ। जैसे ऊपर हम देख रहे थे कि लंबम उदरम, है ना, दशानी आननानी, नीलः कंठः, दोनों में एक जैसा ही जो है सारी चीज़ें थी। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग विभक्तियाँ प्रयुक्त हुई हैं, एक में चक्रम लिखा है, एक में पाणौ लिखा है। दूसरा भी देख लीजिएगा, चंद्रशेखर। तो जब हमने इसका विग्रह किया तो ये हो जाता है चंद्रशेखरे। तो चंद्र अलग विभक्ति का हो गया, शेखरे अलग विभक्ति का हो गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास हो जाता है। वीणा पाणी हो जाता है इसका और उदाहरण। और मृगनयनी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि थोड़ा कठिन लेवल का अगर पेपर आएगा तो पूछा जा सकता है। ठीक है, देख लेंगे अब तीसरे प्रकार का बहुब्रीहि समास, तुल्य योग बहुब्रीहि समास नाम है इसका। तो यहाँ पे जब समास के साथ सह का योग होता है, यानी कि कुछ कोई चीज़ हमारे साथ है या किसी भी के भी साथ है, साथ दर्शाने के लिए जब समास किया जा रहा है और वो बहुब्रीहि समास है, तो वहाँ पे आपका तुल्य योग बहुब्रीहि समास होता है।
उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। जैसे सकलम, एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है इसका। सकलम यानी कलाभे समम। अब इसको अगर हम हिंदी से देखते हैं तो इस हिंदी से इसका अर्थ हो जाता है कि कलाओं से युक्त, या अर्थात चंद्रमा। कलाओं से युक्त अर्थात चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा के साथ क्या है, कलाएं हैं। चंद्रमा के साथ क्या है, कलाएं हैं। ठीक है। दूसरा देखेंगे सुपुत्र पुत्रेण सहितम। पुत्रेण सहितम माने कि पुत्र सहित अर्थात पिता। पुत्र सहित अर्थात पिता। ये सारे ऐसे उदाहरण हैं ना जो कि अगर कठिन लेवल का पेपर आएगा तो पूछेगा, क्योंकि जो कहीं दे देगा बताइए ससीतः में कौन सा समास है, तो बहुत ही कम चांस होगा। जिन लोगों ने बहुत डीपली पढ़ा होगा वही बता पाएंगे कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। तो इस वजह से ये सारे मैं आपको प्रोवाइड करा दे रही हूँ। तो यहाँ पे भी साथ होने की बात हुई है, देखिए सह की बात है। सतीता सीतया सह मतलब कि सीता के साथ अर्थात राम। ठीक है। तो यहाँ पे भी साथ की बात हो रही है। तो जहाँ कहीं भी ऐसे साथ का बात आती है वहाँ पे आपका तुल्य योग बहुब्रीहि समास होता है। अब एक जो यहाँ पे मैं जो हमारा चौथा प्रकार है, जो कि आपको कहीं पे कुछ बुक्स में देखने को शायद ना मिले, कहीं पे मिल भी सकता है, व्यतिहार बहुब्रीहि समास। जब समास में तृतीयांत या सप्तम्यंत पदों का प्रयोग होता है और जहाँ लड़ाई झगड़े का आभास होता है वहाँ व्यतिहार बहुब्रीहि समास होता है। अब इसमें जो मेन चीज़ है, सबसे जो एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं इसका, क्योंकि जब कभी भी उदाहरण पूछेगा तो लड़ाई झगड़े से संबंधित ही पूछता है, तो आप और कुछ नहीं याद कर सकते। तो इतना याद कर लीजिए कि लड़ाई झगड़े का आभास होगा तो वहाँ पे भी हमारा व्यतिहार बहुब्रीहि समास यानी कि बहुब्रीहि समास ही होगा। ठीक है। हम उदाहरण कुछ देख लेते हैं, इसके जो कुछ प्रसिद्ध उदाहरण हैं, हालांकि ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा ये प्रसिद्ध नहीं है। हस्ता हस्ती, हस्ता हस्ती। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम प्रवृत्तम युद्धम। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है, तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है ना, जो कि हमने ऊपर अभी देखा था तृतीयांत या फिर सप्तम्यंत। यहाँ पे देखिए केशेषु, केशेषु सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त हो रही है। तो बस ये एक तो विभक्ति से आप पहचान सकते हैं। दूसरा जो मेन चीज़ है कि इसमें युद्ध का आभास हो, तो यहाँ पे हस्ता हस्ती का अर्थ हो जाता है कि हाथों से किया हुआ या हाथों से किया जाने वाला युद्ध। केशा केशी से का अर्थ हो जाता है कि बालों को पकड़ कर हुआ युद्ध, यानी कि बाल पकड़ पकड़ के लड़ना, है ना। तो कुल मिला के युद्ध का जहाँ पे सेंस आ रहा है वहाँ पे आपका यही समास हो जाएगा। सिर्फ पद देगा तो समझ में नहीं आएगा अगर आपने पहले उदाहरण नहीं देखे हैं तो, है ना। जैसे आप डायरेक्ट एग्जाम देने गए और डायरेक्ट दे दिया केशा केसी, तो नहीं समझ में आएगा कि यहाँ युद्ध का सेंस है कि नहीं है, पर इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। ये चीज़ें समास मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, थ्योरी सारी हो गई हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी दे दिए हैं, लेकिन ये बच गया था, एक चीज़ थी जो रह गई थी, तो वो मैंने आज आपका कंप्लीट करा दिया है। तो आई जस्ट होप कि समास जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और संस्कृत के सारे वीडियो थ्योरी वीडियोस आपको संस्कृत नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।